आपको अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम नए डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे जो इमर्ज हुई थी 7th सेंचुरी के बाद में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यू डायनेस्टीज थी वो इमर्ज कैसे हुई। फिर हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, मतलब प्रशासन कैसा था। फिर हम प्रशास्तीज को समझेंगे जो लिखी गई हैं। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे वो क्यों और कैसे दिए जाते थे। फिर हम देखेंगे कि वारफेयर होती रहती थी वेल्थ के लिए समय समय पर। उसके बाद हम चोलाज को बहुत ही डिटेल में एग्जामिन करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि उस पीरियड में जो टेम्पल्स बनाई गई हैं वो कितनी अच्छी हैं। फिर हम देखेंगे स्कल्पचर्स जो ब्रॉन्ज की हमें मिली है वो कितनी एडवांस लगती हैं और कितनी अच्छे से बनाई गई हैं। फिर हम चोलाज की एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या फैसिलिटी था, कैसे वो लोग करते थे, क्या उगाते थे, इसको हम देखेंगे। और फिर फाइनली हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि अंपायर को कैसे संभालते थे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में 7th और 12th सेंचुरीज के बीच में जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी डिफरेंट पार्ट्स जो सब कॉन्टिनेंट में, उसको इसमें दिखाया गया है। इस मैप में आप बहुत सारे किंगडम को देख सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में आप पालाज को देख सकते हैं। फिर से राजस्थान वाले एरिया में आप चाहमानाज को देख सकते हैं। फिर आप सेंट्रल में देख सकते हैं कि गुर्जरा और प्रतिहाराज थे। उसी के आसपास जो है चंडेलाज थे। फिर आप और नीचे आइएगा साउथ में तो देखिएगा राष्ट्रकूटाज थे। उसके नीचे अगर आइएगा तो आपको दिखेगा कि चोलाज थे। और फिर उसके भी नीचे आइएगा तो आपको चेराज और पांड्याज मिलेंगे। तो हमें इस क्लास में, क्लास 7 में हमें सारे, मतलब कि जितने भी डायनेस्टीज़ थे या किंगडम आप बोलिए, किंगडम और डायनेस्टी में आपको डिफरेंस पता ही होगा। इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल तरीके से किंगडम का मतलब होता है कि किंग और क्वीन, लेकिन डायनेस्टीज़ का मतलब होता है जब एक ही किंगडम के जो में राजा होता है उसी के फैमिली का अगर एक के बाद एक राजा बनते जाता है तो उसी को हम लोग डायनेस्टीज़ बोलते हैं। तो इन सारे डायनेस्टीज को हम इस क्लास में जानेंगे जो कि इस मैप में दिखाए गए हैं। कुछ डायनेस्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और बाकी के डायनेस्टीज को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यू डायनेस्टीज इमर्ज कैसे हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि 7th सेंचुरी तक बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वॉरियर चीफ थे डिफरेंट रीजन में, सब कॉन्टिनेंट के। उस समय के जो किंग थे उन्हें जो है अपने अधीन मानते थे और उन्हें समंताज बोलते थे। इन सारे समंताज से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो किंग के लिए गिफ्ट लेके आएंगे और कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, और इसके साथ ही जब भी राजा को जरूरत पड़ेगा तो वो मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। ये जो समंताज थे जैसे जैसे पावर और वेल्थ को गेन करते थे ये अपने आप को डिक्लेयर करते थे महासमंता, महामंडलेश्वर और ऐसे बहुत सारे नामों से। और कभी कभी तो ये अपने ऊपर जो ओवरलॉर्ड अधिपति होते थे उनसे ये इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश करते थे। इन्हीं में से एक था राष्ट्रकूटाज दक्कन में। शुरुआत में ये जो थे ये सबऑर्डिनेट थे, मतलब अधीन थे किसके, चालुक्यास के अंदर में काम करते थे जो कि कर्नाटका का था। 18th सेंचुरी के बीच में दंतिदुर्ग नाम का जो राष्ट्रकूटा का चीफ था उसने जो है ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य रूलर को, मतलब उखाड़ के फेंक दिया एक तरह से। और उसने एक रिचुअल को परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भ, जिसका लिटरली मीनिंग होता है गोल्डन वॉम्ब, मतलब सुनहरा गर्भ। ये जो रिचुअल है ये ब्राह्मणास के हेल्प से किया गया। ऐसा माना गया कि ये रिचुअल करने से जो है सेक्रीफाइसर जो है उसका रिवर्थ होगा एज अ क्षत्रिय, ये जानते हुए भी कि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था। तो ये रिचुअल करके वो एक क्षत्रिय बनना चाहता था क्योंकि उस समय ऐसी सोच थी कि एक क्षत्रिय ही राज कर सकता है। अगर अदर केस की बात करें तो बहुत सारे इंटरप्राइजिंग फैमिली के जो लोग थे उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल का यूज करके किंगडम बनाया। जैसे कि अगर हम ले लें तो कादम्ब मयूरा शर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसको छोड़ दिया और जो है सक्सेसफुली जो है अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया कर्नाटका में और राजस्थान में। तो इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अब जो है जो क्षत्रिय नहीं भी हैं वो भी जो है अपना एक तरह से अलग अलग तरीका ढूंढ के और जो है राज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इन किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मतलब प्रशासन कैसा चलता था।
तो अभी के ये जो राजा थे, इन्होंने बहुत सारे इफेक्टिव और बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल को अडॉप्ट किया, जैसे महाराजा अधिराज मतलब ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड मतलब तीन दुनिया का मालिक। तो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े ये लोग जो है टाइटल यूज करते थे ताकि काफ़ी इफेक्टिव और वजनदार लगे। हालांकि ये इतने बड़े क्लेम करने के बावजूद जो है अपना पावर जो है एक तरह से शेयर करते थे डिफरेंट समानताज के साथ। ये समानताज के साथ तो करते ही थे, इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएशन जो होते थे पीजेंट्स के, ट्रेडर्स के, ब्राह्मणास के, इनके साथ भी पावर शेयर करते रहते थे। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इन सारे स्टेट्स में रिसोर्सेज को जो है प्रोड्यूसर से लाया जाता था, और प्रोड्यूसर कौन होते थे? पीजेंट्स, कैटल कीपर्स और आर्टिसंस होते थे, जिन्हें या फिर राजी कर लिया जाता था या फिर कंपेल किया जाता था कि जो तुम जो उगा रहे हो, जैसे कि जो भी तुम उगाओगे उसका जो है कुछ पार्ट जो है तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। कभी कभी जो है इसे रेंट की तरह मतलब एक तरह से लेते थे। ये बोलते थे कि ये जो यहाँ के जो लॉर्ड हैं वही इस लैंड को ओन करते हैं। इसके अलावा जो है रेवेन्यू लिया जाता था ट्रेडर से। ये जो रिसोर्सेज लेते थे फिर इनका ये यूज करके किंग का बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंस करते थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे टेम्पल्स बनाते थे, फिर बहुत सारे फोर्ट बनाते थे। तो इन सारे जो मतलब रिसोर्सेज होते थे इन्हीं का यूज करते थे। इसके अलावा जो है ये बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते थे कि जब हम लड़ेंगे तो बहुत सारा जो है वेल्थ को एक्विजिट करेंगे, मतलब कि एक तरह से दूसरे एरिया का कैप्चर करेंगे और वेल्दी हो जाएंगे। वहाँ पर जाके हम प्लंडर करेंगे। इसके अलावा जो है लैंड पर हम कब्जा करेंगे, तो इससे हमें बहुत सारा ट्रेड रूट्स भी एक तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये जितने भी फंक्शनरीज होते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ये सारे जो होते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिक्रूट किए जाते थे, मतलब कि चुने जाते थे। और ये जितने भी पोजीशन थे ये सारे हेरिडिटरी थे, मतलब कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, ऐसा जो है एक तरह से प्रथा चल रहा था। ये जो मतलब कि सिस्टम था ये आर्मी में भी चलता था। आर्मी में भी जो है जितने भी क्लोज रिलेटिव होते थे वो इन पोजीशन को एक तरह से ग्रहण करते थे। अब हम बात करेंगे प्रशास्तीज और लैंड ग्रांट्स के बारे में। ये जो प्रशास्तीज होते थे इसमें जो भी हमें डिटेल मिलता है वो जरूरी नहीं है कि वो सारे सही होंगे। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स होते थे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के भी लिखवाते थे, और इससे हमें पता भी चलता है कि रूलर्स अपने बारे में क्या जनवाना चाहते थे दूसरे लोगों को। और ये जो जितने भी मतलब कि चीज़ें लिखवाई जाती थी ये कंपोज करवाई जाती थी जो लर्नेड ब्राह्मणास थे, जो कि ओकेजनली हम देखें तो हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब प्रशासन में उनको हेल्प करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो रूलर्स के लिए वही लिखेंगे जो उसके रूलर्स चाहेंगे। किंग जो है अक्सर जो है ब्राह्मणास को लैंड ग्रांट करते थे, और जो भी ग्रांट करते थे उसे जो है रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट पर, और उसके बाद जो है उन्हें दिया जाता था साथ में। इसी से थोड़ा अलग अगर हम देखें तो 12th सेंचुरी की एक हमें मतलब मिली है संस्कृत पोयम, जिसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है किंग के बारे में जो कि कश्मीर में रूल किए थे। ये जो है एक ऑथर के द्वारा मतलब कि एक तरह से कंपोज किया गया है जिसका नाम है कल्हाना। उसने बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज को यूज किया है, जैसे इंस्क्रिप्शन को, डॉक्यूमेंट्स को, आई विटनेस के अकाउंट को, इसके अलावा अर्ली हिस्ट्रीज को भी मतलब एक तरह से स्टडी किया है, और उसके बाद जो है अपना अकाउंट लिखा है। तो इससे पता चलता है कि उसने जो है अपने अकाउंट को काफ़ी सही तरीके से लिखने की कोशिश की है, और वो जो है इन प्रशास्तीज लिखने वालों से काफ़ी अलग है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिकल रहा है रूलर के बारे में, उसके पॉलिसीज़ के बारे में। अगर वो कुछ गलत कर रहे थे तो उसके बारे में भी उसने लिखने की कोशिश की है। तो इससे पता चलता है कि उसने काफ़ी फेयर होके चीज़ों को लिखने की कोशिश की है। तो ये तो था प्रशास्तीज के बारे में। अब हम देखेंगे कि वारफेयर जो है वेल्थ के लिए होती रहती थी, एक रीजन पर्टिकुलर रीजन के बारे में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो लड़ाइयाँ होती रहती थी अक्सर वेल्थ के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी रूलिंग डायनेस्टीज थे ये किसी स्पेसिफिक रीजन में एक तरह से बेस्ड थे, और इसके साथ ही वो दूसरे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते थे। और इसी में से एक प्राइज्ड एरिया था कनौज, जो कि गंगा वैली में था। काफ़ी सेंचुरी तक गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज और पाला डायनेस्टी ये तीनों जो है आपस में एक तरह से लड़ते रहते थे ताकि वो कनौज पर कंट्रोल कर सके। और चूंकि ये इस कन्फ्लिक्ट में अगर हम बात करें तो तीन जो है एक तरह से हम देखें तो डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसको हम लोग त्रिपार्थित स्ट्रगल भी बोलते हैं। इस समय के जो राजा थे वो अपने पावर और रिसोर्सेज को दिखाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे।
और यही कारण है कि जब वो एक दूसरे के किंगडम पर अटैक करते थे तो अक्सर वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल जो होते थे उसी पर टारगेट करते थे, ताकि वो जो है काफ़ी एक्सट्रीमली रीच हो जाए। इसी समय में एक रूलर था जिसका नाम था सुल्तान महमूद, जो कि गजनी का था, जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। ये जो है ये रूल किया 997 से लेके 1030 एडी तक, और इसने जो है अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का, वहां तक अपना एक तरह से पावर जो है बोल सकते हैं कंट्रोल बढ़ाया। ये जो है सब कॉन्टिनेंट को लगभग हर साल जो है एक तरह से लूटने के लिए आता था, और ये अक्सर जो है टारगेट करता था वेल्दी टेम्पल्स को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मतलब एक तरह से खजाना रखा रहता था। और इसमें जो है स्पेशली जो एक तरह से हम एक बोलें एक जगह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बोलें इन सब में से, वो था सोमनाथ गुजरात का, जहाँ पर उसे काफ़ी खजाना मिलता था लूटने के बाद। और जो भी वेल्थ इसे लूटने के बाद मिलता था वो उसे ले जाता था गजनी, और वहाँ का जो कैपिटल सिटी था उसको डेवलप करता था। जो भी लोग को वो कंक्लूड करता था उनके बारे में जानने की उसकी बहुत ही इच्छा होती थी, और यही कारण है उसने एक स्कॉलर जिसका नाम था अल बिरूनी, उसको जो है उसने बोला कि जाके एक अकाउंट लिखो इन सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर। उसने इसे अरेबिक में लिखा, और इस मतलब एक तरह से अकाउंट का नाम था किताब अल हिंद, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी पहले के बारे में पता चलता है। और इसने जो है लिखने से पहले काफ़ी संस्कृत स्कॉलर्स जो थे उनसे जो है एक तरह से कंसल्ट किया था। अगर इसके अलावा जो है अगर हम बात करें अदर किंग की जो इन वारफेयर में एक तरह से इंगेज होते थे, तो वो थे चहमनाज, जिन्हें बाद में चौहान्स भी बोला जाता था। और इन चौहान्स ने जो है दिल्ली और अजमेर के रीजन के अराउंड अपना एक तरह से कंट्रोल या रूल किया था। चहमनाज ने कोशिश की कि वो अपना जो कंट्रोल है उसको एक्सपैंड करे वेस्ट और ईस्ट में, जहां उसे चालुक्य जो कि गुजरात का था और गहदौलाज जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था, इन लोगों ने उसे अपोज किया। अगर हम वेस्ट नोन रूलर की बात करें चहमनाज का, तो वो था पृथ्वीराज III, जिसने जो है अफगान रूलर जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी, उसको जो है हरा दिया था 1191 में। और अगले साल ही फिर से लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, और उसमें जो है एक तरह से हम देखें तो ये पृथ्वीराज III हार जाता है। तो ये तो थी चहमनाज के बारे में। अब हम बात करेंगे चोलाज के बारे में। एक छोटा सा चीफली फैमिली था जिसे मुतरायार बोलते थे। वो अपना हेल्ड करता था पावर कहाँ पर, कावेरी डेल्टा में। ये जो थे ये सबऑर्डिनेट थे, मतलब अधीन थे किसके, पालवा किंग जो कि कांचीपुरम का था। इसी समय विजयलया जो कि बिलोंग करता था चोलाज का चिफली फैमिली को उदयपुर से, उसने क्या किया कि इस डेल्टा को कैप्चर कर लिया मुतरायर से। कब, तो 9th सेंचुरी के मिडिल में। उसके बाद उसने एक टाउन बनवाया जिसका नाम था थंजौर, और उसके बाद एक टेम्पल बनवाया किसके लिए, गॉडेस निशुंभ सूदनी के लिए। इसके बाद विजयलया के जो सक्सेसर थे उन्होंने आसपास के जो रीजन थे उसको जो है कंक्यूर किया, मतलब जीत लिया। और इस तरह से क्या है किंगडम जो है बहुत ही तेजी से एक तरह से हम बोले साइज और पावर में बढ़ने लगा। पांडियन और अगर हम बात करें पालवा टेरिटोरीज जो कि साउथ और नॉर्थ में था, वो भी इस किंगडम का पार्ट बन गया। अगर हम बात करें मोस्ट पावरफुल चोला रूलर की, तो वो था राजाराजा I। ये जो है किंग बना 985 एडी में, और अपने मतलब कंट्रोल को बहुत ही तेजी से एक तरह से बढ़ाया बहुत सारे एरिया में। इसके बाद राजा का जो बेटा था राजेंद्र I, उसने जो है इसके पॉलिसी को कंटिन्यू किया, और इसके अलावा जो है उसने गंगा वैली में रेड भी मारा। गंगा वैली के अलावा अगर हम बात करें और कहाँ कहाँ रेड मारा, तो श्रीलंका में और भी जो कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया में जो, और इसके अलावा जो है उसने नेवी को डेवलप किया इन सबको एक तरह से जीतने के लिए। अब हम बात करेंगे उस समय के जो टेम्पल और स्कल्पचर्स थे जो इतने बेहतरीन थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो बड़े बड़े टेम्पल थे थंजौर के और गंगई कोंडम चोलापुरम के, ये जो है बनवाया गया था राजा और राजेंद्र के द्वारा। और ये जो बनवाए गए थे ये काफ़ी आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल है, मतलब शिल्प विद्या में, और ये काफ़ी चमत्कारी लगते हैं एक तरह से देखने में। मतलब काफ़ी बहुत ही मतलब एक तरह से हम बात करें तो बहुत ही एक महान एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हमें देखने को मिलता है। चोला टेम्पल जो है अक्सर जो है लोगों के रहने का केंद्र था। ये जो है एक तरह से सेंटर होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी।
ये जो टेम्पल होते थे इसमें जो है लैंड जो है राजा और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अपना लैंड जो एक तरह से प्रदान करते थे, और इस लैंड से जो प्रोड्यूस होता था उसे दिया जाता था जो कि स्पेशलिस्ट होते थे और इस मतलब टेम्पल को मेंटेन करते थे या फिर जो है इसके आसपास रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, फिर से कुक वाले को दिया जाता था, स्वीपर को दिया जाता था, म्यूजिशियन को, डांसर को और भी बहुत सारे लोगों को। तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि टेम्पल सिर्फ वर्शिप मतलब पूजा करने का जगह नहीं था, इसके अलावा वो एक हब था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी। अगर हम क्राफ्ट की बात करें जो कि टेम्पल से एसोसिएटेड था, तो उसमें ब्रॉन्ज का जो इमेज बनता था ना वो सबसे अनोखा था। चोला ब्रॉन्ज इमेज जो है इसे माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे फाइनेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है। अगर हम बात करें इमेजेस की, तो इमेजेस जनरली देवी देवताओं के होते थे। इसके अलावा कुछ जो इमेज होते थे वो मतलब एक तरह से डेवोटी के भी होते थे। तो ये तो थी टेम्पल और स्कल्पचर की बात। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और इरिगेशन की। बहुत सारे अचीवमेंट जो चोलास ने एक तरह से मतलब अर्जित किए वो पॉसिबल हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट हुए। कावेरी रिवर जो बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, वो मिलने से पहले बहुत सारे अपने चैनल में एक तरह से टूट जाता है। ये जो चैनल है बहुत बार एक तरह से ओवरफ्लो करते रहते हैं और फर्टाइल सॉइल को एक तरह से डिपॉजिट कर देते हैं बैंक के आसपास। इसके अलावा जो है चैनल से जो पानी मिलता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है सॉइल को, जिससे एग्रीकल्चर करने में बहुत ही आसानी होती है, और पर्टिकुलरली किसका, कल्टीवेशन ऑफ राइस का। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो ऐसा नहीं था कि अभी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, इससे पहले भी एग्रीकल्चर होते थे तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम बात करें 5th और 6th सेंचुरी से चेंजेस क्या आया कि अब जो है एरिया को बहुत ही लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाने लगा। अब जो है फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा, लैंड को लेवल किया जाने लगा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो डेल्टा रीजन में बांध बनाया गया ताकि जो है फ्लड से बचाया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि पानी को जो है फील्ड तक पहुंचा सके वो लोग। और मैक्सिमम एरिया में अगर हम बात करें कि ये लोग 2 क्रॉप उगाते थे एक साल में। बहुत सारे एरिया में ये बहुत ही नेसेसरी था कि वाटर जो है क्रॉप को मिलते रहे आर्टिफिशियली, मतलब कि नेचुरली तो मिल नहीं पाता था, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड मतलब कि खोजे इरिगेशन के लिए। कुछ एरिया में जो है वेल को खोदा गया, मतलब कि कुआं को खोदा गया। कुछ एरिया में जो है बहुत बड़े टैंक बनाए गए ताकि रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा जा सके। हम जानते ही हैं कि इरिगेशन करने के लिए हमें बहुत सारा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसे ऑर्गेनाइज करना होता है एक तरह से लेबर को, फिर रिसोर्सेज को। इसके अलावा जो है इन सारे वर्क को एक तरह से मेंटेन किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि कैसे हम लोग पानी को शेयर करेंगे। तो जितने भी अगर हम बात करें नए रूलर्स थे या लोग जो रहते थे विलेजेस में, वो काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे इन एक्टिविटीज़ में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों जो है क्रॉप या फिर ये एग्रीकल्चर इतना डेवलप हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि अंपायर को एक तरह से एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। यहाँ जो सेटलमेंट थे पीजेंट्स के, जिन्हें उड़ बोला जाता था, वो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए थे जब से इरिगेशन जो है एक तरह से मतलब फैला हुआ था एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो है विलेजेज के वो मिल के बनते थे एक लार्जर यूनिट जिसे नादू बोलते थे। ये जो विलेज काउंसिल थे और नाडू या नादू जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, इनका जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे, जिसमें जो है जस्टिस को एक तरह से देना, इसके अलावा जो है टैक्स को कलेक्ट करना। अगर इन लोगों में हम बात करें कि किसका कंट्रोल था, तो वो था रिच पीजेंट जो कि वेलाला के कास्ट के थे। उनका जो है काफ़ी कंट्रोल होता था इस पर, पूरे अफेयर्स जो होते थे नाडू के। और ये किसके सुपरविजन में होते थे, तो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में। चोला किंग ने इन रिच लैंड ओनर को कुछ टाइटल दिया था, जैसे कि मुवेंद वेलान, जिसका मतलब होता था कि एक ऐसा पीजेंट जो कि 3 किंग को सर्व कर रहा है। इसके अलावा टाइटल दिया गया था अरायार, जिसका मतलब होता था चीफ। ये जो टाइटल दिए जाते थे ये एक तरह का मार्कर था रिस्पेक्ट का, और इसके अलावा भी जो है उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस दिए जाते थे जो कि स्टेट के होते थे सेंटर में। अब हम बात करेंगे बहुत सारे कैटेगरी लैंड की जो कि चोला इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन मिले हैं। पहला था वेलान वेगई, जो कि लैंड होता था नन ब्राह्मण पीजेंट का। दूसरा था ब्रह्म देया, जो कि लैंड जो है गिफ्ट किया जाता था ब्राह्मणास को, उसको बोलते थे। तीसरे को बोलते थे सला भोगा,
वो लैंड था जिसे मतलब स्कूल के मेंटेनेंस के लिए यूज होता था। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे को बोलते थे देवदना तिरुमत्तु कनी। वो लैंड होता था जो कि टेम्पल को गिफ्ट किया जाता था। और पांचवा था पल्ली छंदनम, जो कि वो लैंड था जो कि डोनेट किया जाता था जैना इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये तो थे 5 कैटेगरी के लैंड जो कि हमें चोला इंस्क्रिप्शन में देखने को मिले हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्राह्मणास को जो है अक्सर जो है लैंड ग्रांट दिया जाता था राजा के द्वारा, जिसे ब्रह्मदया बोलते हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि कावेरी वैली में बहुत सारे ब्राह्मणा के सेटलमेंट हमें देखने को मिलने लगे, और भी बहुत सारे पार्ट जो है साउथ इंडिया के। और ये जो लैंड ग्रांट मिलता था जिसे ब्रह्मदया बोलते थे, इसे जो है देखा जाता था एक असेंबली के द्वारा या सभा के द्वारा, जो कि मतलब कि जिसमें कौन थे, ब्राह्मणा लैंड होल्डर थे। ये जो असेंबली था वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता था। इसका जो डिसीजंस है ये सारे जो है रिकॉर्ड किए जाते थे इंस्क्रिप्शंस में, जो अभी हमें पता चला। और ये जनरली जो है स्टोन वॉल्स जो होते थे टेम्पल्स के, उस पर लिखे जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेडर का भी एसोसिएशन होता था जिनको नगरम बोलते थे, और ये भी ओकेजनली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है टाउन में परफॉर्म करते थे। हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं उत्तरा मेरूर में, जो कि चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, जो हमें डिटेल देते हैं कि कैसे यह सभा जो है ऑर्गेनाइज्ड होती थी। ये जो सभा होती थी इसके पास बहुत ही सारे सेपरेट कमिटीज़ होते थे, ताकि वो कुछ कमिटी जो है इरिगेशन वर्क को देखती थी, कुछ गार्डन को देखती थी, कुछ टेम्पल को देखती थी। तो अलग अलग कमिटी थे अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए। इसमें जो भी लोग एलिजिबल होते थे मेंबर बनने के लिए इस कमिटी के, उनके जो है नाम लिखे जाते थे स्मॉल टिकट पे, जो कि पाल्म लीफ का होता था, और उसे जो है अर्थन पॉट में रखा जाता था। उसके बाद एक छोटे से मतलब कि एक तरह से यंग बॉय को बुलाया जाता था, और उसे बोला जाता था कि तुम जो है टिकट को निकालो 1 by 1, ताकि हम प्रत्येक कमिटी के लिए मेंबर को चुन सकें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चोला अंपायर काफ़ी ऑर्गेनाइज था और काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ करता था, और यही कारण है ये लोग काफ़ी संपन्न थे। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कुछ क्राइटेरिया का, जो हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन मिला है उसके अनुसार हमें पता चलता है कि जो भी मेंबर सभा में चुने जाते थे उसके कुछ क्राइटेरिया होते थे। क्या क्या होता था? पहला तो होता था कि जो भी मेंबर बनना चाहते हैं उनका जो होना चाहिए अपना लैंड होना चाहिए, और वो लैंड होना चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता हो। इसके अलावा जो है उनका अपना घर होना चाहिए, और वो जो उनका एज जो होना चाहिए वो 35 से 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो है उन्हें नॉलेज होना चाहिए वेदास का, वे काफ़ी ईमानदार होने चाहिए, और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर कोई मेंबर रहा है लास्ट के 3 साल से तो वो मेंबर नहीं बन सकता कमेटी का, और जिसने भी एक अपना अकाउंट जो है सबमिट नहीं किया है अपने और उसके साथ ही अपने रिलेटिव का, वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी एडवांसमेंट थी, मतलब उनमें काफ़ी समझ थी, और वो काफ़ी सोच समझ के जो है सभा का निर्माण करते थे। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे जो कि हमेशा हमें मतलब एनसीईआरटी में लास्ट में हमें जानना होता है। तो आज हम जानेंगे चाइना के तंग डायनेस्टी के बारे में। तो चाइना में एक एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था तंग डायनेस्टी, और ये पावर में रहा था लगभग 300 साल तक, मतलब 7th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो 10th सेंचुरी तक। इसका जो है कैपिटल था उसका नाम था जियान, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी था पूरे दुनिया का, और इसे जो है विजिट किया जाता था तुर्क के द्वारा, ईरानियन के द्वारा, इंडियन के द्वारा, जापानीज के द्वारा और कोरियंस के द्वारा भी। और ये जो तंग अंपायर जो था ये एडमिनिस्टर होता था ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, और इसे रिक्रूट कैसे किया जाता था? एक एग्जामिनेशन के द्वारा। और ये जो था ये खुला था सबके लिए जो भी इसमें अपियर होना चाहे। ये जो सिस्टम था सेलेक्ट करने का ऑफिशियल्स का, ये जो है रिमेन रहा प्लेस में कब तक? लगभग जो है 1911 तक, जब तक कि कोई चेंजेस नहीं आया। इससे हम देख सकते हैं कि उस समय के जो मतलब एम्पायर थे वो कितना एडवांस थे। अभी भी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में हम लोग बहुत लोगों को हमारे गवर्नमेंट में भी अगर हम देखें इंडियन गवर्नमेंट तो लोगों को चुनते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन के द्वारा। तो उस समय भी इतना मतलब कि एक तरह से अगर हम बात करें तो कंसेप्ट डेवलप था। इससे पता चलता है कि ये जो डायनेस्टीज़ थी ये काफ़ी एडवांस थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही सारे डायनेस्टीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा की।
ठीक है, फिर मैं चैप्टर 3 के साथ मिलता हूँ अब आपको। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हुआ हो या कोई भी चीज़ आप इसमें से पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।